हेलो स्टूडेंट, कल हमने बायोलॉजी की क्लास में थायराइड ग्रंथि के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज हम थायराइड ग्रंथि के एक विशेष प्रकार की संरचना और थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं और कल से आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कल की क्लास में हमने थायराइड ग्रंथि की एक प्रकार से पोजीशन देखी, कहाँ पर होती है, किस प्रकार से ये दिखाई देती है। आज हम आपको इसका मेन जो पॉइंट है, जो इसका जुड़ाव बिंदु है, उसके बारे में देखते हैं कि इसकी दोहरी जो सतह दिखती है, अधर सतह और डोर्सल सरफेस, वो कैसी दिखाई देती है। ये हम थायराइड ग्रंथि की संरचना बना रहे हैं, इसका पोजीशन बता रहे हैं कि थायराइड ग्रंथि किस प्रकार से दिखाई देती है, अधर साइड से और पृष्ठ साइड से कैसी दिखाई देती है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये आपकी जो दिख रही है, इसको तो बोलते हैं कंठ या स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, ये स्वर यंत्र, इसको हम कंठ भी कहते हैं, इसको हम लैरिंक्स भी कहते हैं। लैरिंक्स, यहाँ पर ये थायराइड ग्रंथि है और ये श्वास नली है। श्वास नली, और ये है थायराइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि। ये वाला भाग जो दो यहाँ पर लोब दिख रहे हैं, ये थायराइड ग्रंथि के दो पालियाँ हैं, दो लोब हैं, यानी बाई लोब्ड होती है ये। और यहाँ पर ये जो आपको पूरा दिख रहा है, दोनों लोब को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये है इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस, ये है अधर सतह। अधर सतह पर थायराइड ग्रंथि।
तो ये अधर सतह पर थायराइड ग्रंथि का भाग दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये छोटे छोटे पिंड हैं, इसके अंदर ये पिंड पड़े हुए हैं, पिंड या जिसको हमने फॉलिकल नाम दिया, फॉलिकल्स। इसके अलावा बात करें ये दोनों पैराथायरॉइड ग्रंथि, ये कौन सी सतह है? पृष्ठ सतह। पृष्ठ सतह की ओर थायराइड ग्रंथि का भाग, थायराइड ग्रंथि का भाग, थायराइड ग्रंथि का भाग। तो इस प्रकार से ये हमें ग्रंथि दिख रही है। सामने की बात करें तो सामने पर हमें अधर सतह इसकी नज़र आती है। अधर सतह पर ये बाइलोब्ड होती है। ध्यान देना कैसे, यहाँ पर ये आपको दिख रही है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है पूरा, इसे कहते हैं कंठ या स्वर यंत्र या लैरिंक्स, एक ही बात है। और यहाँ पर दिख रही है आपको ट्रेकिया, बोले तो श्वास नली। तो कंठ और श्वास नली के बीच में ज्वाइंट पर हमें थायराइड ग्रंथि देखने को मिलती है। ये जो थायराइड ग्रंथि आपको अधर सतह पर दिख रही है, सामने से दिख रही है, तो इसकी दो पालियां हैं और दोनों पालियां एक सेतु के द्वारा, एक संयोजी ऊतक के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर इस लेयर को हम इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस। तो ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये संयोजी ऊतक का बना हुआ है, और दो लोब को जोड़ने वाला जो एरिया दिख रहा है अधर सतह पर, इसे इस्थमस कहते हैं। थायराइड ग्रंथि में छोटे छोटे पिंड या फॉलिकल्स पड़े होते हैं। तो आपको ये पूरी जानकारी रखनी है अधर सतह की, और इस प्रकार से थायराइड ग्रंथि दिखाई देती है जो अंग्रेजी के लेटर एच के समान शो हो रही है। इसी प्रकार अगर हम थायराइड ग्रंथि की पोजीशन देखें पृष्ठ सतह की ओर, तो पृष्ठ सतह की ओर आपको थायराइड ग्रंथि इस प्रकार से दिखेगी। यहाँ पर पृष्ठ सतह में आपको दो जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि दिखाई देती है। अब हम इस थायराइड ग्रंथि की अगर अनुप्रस्थ काट काटें, इस थायराइड ग्रंथि की यदि अनुप्रस्थ काट को काटा जाए तो थायराइड ग्रंथि किस प्रकार से दिखाई देती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, हम उसकी ओर चर्चा करते हैं।
ये फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल बोले तो पिंड, थायराइड के पिंड है, ये फॉलिकल्स है। यहाँ पर बात करें तो ये पूरा जो है, यहाँ पर रक्त वाहिकाएं यहाँ पर है। इसके अलावा ये पिंड जो आपको दिख रहा है, इसका केंद्रीय भाग एक खाली जगह के रूप में दिख रहा है। इस खाली जगह वाले भाग को, इस एरिया को ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन फॉलिकल का। किसका ल्यूमेन है? फॉलिकल के अंदर ये अवकाशिका दिखाई दे रही है जिसे ल्यूमेन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीच बीच में हमें दिखाई देती है यहाँ पर सी सेल, हमें सी सेल नज़र आती है, सी सेल नज़र आती है। तो इस प्रकार से एक अनुप्रस्थ काट है थायराइड ग्रंथि की अनुप्रस्थ काट। ये थायराइड ग्रंथि की अनुप्रस्थ काट है सी सेल के द्वारा। थायरोकैल्सिटोनिन थायरोकैल्सिटोनिन का स्रावण होता है। इतना आपको याद रखना है कि थायरोकैल्सिटोनिन का स्रावण जो होता है वो सी सेल के द्वारा हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पर आपको इस प्रकार की संरचनाएं नजर आएगी। और एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको विशेष प्रकार की रचनाएं नजर आती हैं। अगर हम बात करें कल भी इसके ऊपर बात हुई थी, ये थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है जो किसकी बनी होती है। इसके ऊपर क्या मिलेंगे आपको, इसके ऊपर हमें क्या नज़र आते हैं, तो ध्यान देना। यहाँ पर हम बनाते हैं इसमें छोटी छोटी स्ट्रक्चर, छोटी छोटी संरचनाएं जो एक एमिनो अम्ल के रूप में जानी जाती हैं। ये संरचनाएं जो हैं ये है टायरोसिन एमिनो अम्ल, टायरोसिन एमिनो अम्ल। तो टायरोसिन एमिनो अम्ल किसके पास होता है? आप कहेंगे थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। अब ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये संरचना इस प्रकार से दिख रही है। यहाँ पर ये पूरा एक प्रकार से थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, और इसके बीच बीच में यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं टायरोसिन प्रोटीन। क्या चीज़ है ये? टायरोसिन प्रोटीन है ये टायरोसिन प्रोटीन इसके ऊपर दिख रही है। हमें पता है कि इस दौरान यहाँ पर आयोडीन आता है। कौन आता है? आयोडीन। आयोडीन किसके साथ जुड़ेगा? आयोडीन जुड़ेगा
यहाँ पर इस एमिनो अम्ल के साथ, मानो ये क्या है, ये आयोडीन है, I2 आयोडीन, आयोडीन इसके साथ आकर जुड़ गया, ये आयोडीन जुड़ गया, यहाँ भी आयोडीन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया आयोडीन। इस प्रकार की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा, एक तो क्या पढ़ा हमने हमने पढ़ा एक तो मोनो आयोडो थायरोसिन, मोनो आयोडो थायरोसिन, जिसको हमने MIT मोनो आयोडो थायरोसिन के रूप में जाना। इसके अलावा ये मोनो आयोडो थायरोसिन कैसे बना, एक टायरोसिन और एक आयोडीन के अणु के जुड़ने से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोनो आयोडो टायरोसिन प्लस एक आयोडीन जब जुड़ जाए तो बन जाता है डाई आयोडो टायरोसिन। इतनी बात समझ में आई होगी आपके। ये क्या है, ये एक थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है और इसके ऊपर टायरोसिन से ये मिलकर बनी हुई है। टायरोसिन के साथ एक प्रकार से कल हमने पढ़ा था पोटेशियम आयोडाइड का जब ऑक्सीकरण होता है परऑक्सीडेज एंजाइम की सहायता से, तो पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और ये आयोडीन इस प्रोटीन के ऊपर यहाँ टायरोसिन के साथ जुड़ता है। जब टायरोसिन और एक आयोडीन का अणु जुड़ता है तो बनता है मोनो आयोडो टायरोसिन, और जब मोनो आयोडो टायरोसिन के साथ एक आयोडीन जुड़ता है तो बनता है डाई आयोडो टायरोसिन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ डाई आयोडो टायरोसिन। अगर डाई आयोडो टायरोसिन के साथ प्लस करके एक मोनो आयोडो टायरोसिन को जोड़ दिया जाए तो बनता है ट्राई आयोडो टायरोसिन। टायरोनिन बनेगा, ट्राई आयोडो टायरोनिन। यहाँ पर अगर DIT डाई आयोडो टायरोसिन प्लस डाई आयोडो टायरोसिन दो को जोड़ दिया जाए तो बनता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं T3, इसको बोलते हैं T4, और ये जो T4 आपको दिख रहा है इसी का नाम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। इसकी खास बात क्या है, नोट डाल के हमें लिखना है, नोट डाल के कि खास बात क्या है। नंबर एक हम बात करेंगे T4 हार्मोन T3 की तुलना में 4 गुना अधिक संश्लेषित होता है, लेकिन
T3 हार्मोन T4 की तुलना में 4 गुना अधिक सक्षम होता है, अधिक क्रियाशील व सक्षम होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। एक आपको दिमाग में क्या रखना है, एक आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पर हम लिखते हैं थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय अवस्था में थायरोक्सिन को स्टोर करती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि जो है निष्क्रिय अवस्था में थायरोक्सिन को स्टोर करती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। डाई आयोडोटायरोसिन और मोनो आयोडोटायरोसिन मिलकर ट्राई आयोडोटायरोसिन टायरोनिन बनाते हैं। T3 हार्मोन T4 की तुलना में अधिक क्रियाशील और सक्षम होता है, जबकि बनता कौन ज़्यादा है, T4 बनता है। डाई आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन के जुड़ने से टेट्रा आयोडोथायरोनिन का निर्माण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। लेकिन T3 की तुलना में ये कम क्रियाशील होता है, कौन, T4। लेकिन अधिक मात्रा में बनता कौन है, T4 बनता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन निकला है थायरोक्सिन, एक प्रकार से क्या क्या कार्य करता है, तो हम यहाँ टॉपिक में आगे बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, क्या कार्य भी थायरोक्सिन हार्मोन के, तो पहला हम पढ़ते हैं थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है। नंबर 1 BMR, बोले तो बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट आधारीय उपापचय दर को बनाए रखने का कार्य करती है। क्या बात हुई, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट आधारी उपापचय दर को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा आदि को नियंत्रित बनाए रखता है।
नंबर नेक्स्ट, शरीर तापमान को भी बनाने में सहायक होता है, सहायक होता है। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? थायरोक्सिन हार्मोन के। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? तो देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन एक प्रकार से नंबर 4 करके अगर हम लिखें तो शरीर वृद्धि व विकास, शरीर वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट बात करें हम तो आपको समझ में आ गया BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपपचय दर को बनाए रखने का कार्य किसका है? थायरोक्सिन का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि को नियंत्रित बनाए रखने का काम किसका है? थायरोक्सिन का। शरीर तापमान को भी कुछ हेल्प करता है उसको बनाए रखने में थायरोक्सिन हार्मोन। शरीर की वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण योगदान देने का भी काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये मैंने जल्दी जल्दी बता दिया है, आप इसको समझ गए होंगे। ये इसके क्या है? कार्य हैं। और भी इसके बहुत सारे कार्य हैं, हम पढ़ रहे हैं। देखिए आगे नंबर नेक्स्ट हम वर्क पढ़ रहे हैं। एक तो होता है वृद्धि एवं विकास के साथ साथ मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्रिया कराने में सहायक होता है, अर्थात यदि मेंढक में विकास की अवस्था के दौरान आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो टेडपोल अवस्था मेंढक की कभी वयस्क अवस्था नहीं बना पाती है। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या हुआ? मेटामॉर्फोसिस के दौरान अगर मेंढक की बात करें तो मेंढक में सामान्यतः जब इसका विकास का चरम चलता है, जायगोट बनता है, जायगोट के बाद धीरे धीरे मेंढक अपना विकास और परिवर्धन करता है। तो एक अवस्था उसकी लार्वा अवस्था आती है और उसकी लार्वा अवस्था को किस नाम से जानते हैं? टेडपोल। उसकी लार्वा अवस्था कौन सी होती है? टेडपोल क्या है? लार्वा अवस्था, ये लार्वा अवस्था टेडपोल है। और भैया टेडपोल को अगर उस दौरान टेडपोल में आयोडीन लगातार अगर नहीं मिलेगा तो टेडपोल का टेडपोल ही बना रहेगा। कभी भी मेंढक वयस्क मेंढक के रूप में
परिवर्तन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस क्रिया रुक जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो मेटामॉर्फोसिस क्रिया रुक जाती है और कभी भी वयस्क मेंढक का निर्माण नहीं होता, टेडपोल ही बना रहता है। तो ये बात हुई मेटामॉर्फोसिस की, एक फ्रॉग की, एक मेंढक की। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं परिवर्धन व वृद्धि। तो देखिए, परिवर्धन और वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल, नंबर 2 मेंटल, फिजिकल मेंटल, साथ साथ में सेक्सुअल डेवलपमेंट रुक जाता है, परिवर्धन रुक जाता है, कंप्लीट परिवर्तन नहीं हो पाता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो परिवर्तन व वृद्धि, फिजिकल चेंज, मेंटली चेंज और सेक्सुअली चेंज, यानी ये कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ऐसी अवस्था में। तो यहाँ पर फिजिकल की बात करें तो अस्थियों का विकास रुक जाता है, अस्थियों का विकास रुक जाता है। नंबर 2 मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो ये तो हुआ फिजिकल परिवर्तन। थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो फिजिकल जो चेंज होगा उसमें अस्थियों का विकास रुक जाता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। मेंटली अगर बात करें तो मेंटली का अर्थ है कि मानसिक मंदता उत्पन्न हो जाती है, मंद बुद्धि हो जाती है, मंद बुद्धि हो जाती है। यहाँ पर स्टेरिलिटी हो जाती है, देखिए ये सारे प्रभाव जो आपको दिख रहे हैं ये कार्य थे। यहाँ पर हमने थायरोक्सिन की कमी के कारण मेटामॉर्फोसिस की क्रिया एक प्रकार से रुक जाती है मेंढकों में, वृद्धि और विकास के साथ साथ मेटामॉर्फोसिस क्रिया कराने में सहायता करता है, यानी टेडपोल को वयस्क मेंढक में बदलने का काम करता है। परिवर्धन व वृद्धि में कमी जब क्या हो, जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, जब हार्मोन का स्रावन कम हो जाता है, तो ये जो पॉइंट है परिवर्धन व वृद्धि में कमी, जब हार्मोन का स्रावन कम हो जाता है तो किस किस में परिवर्तन हुआ, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल। यहाँ पर ये इनमें सभी में कमजोरी आ जाती है, एक प्रकार से डेवलप नहीं हो पाता है। इस प्रकार से ये एक थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य हैं। इसके अलावा हम बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन बहुत सारे वर्क कर रहा है। एक हम यहाँ पर स्पेशल काम लेना चाहेंगे, नंबर नेक्स्ट, बच्चा मुक बधिर
मुख बधिर उत्पन्न होता है जब भ्रूणीय अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन, भ्रूणीय अवस्था में थायराइड हार्मोन का स्रावन कम होता है। नंबर नेक्स्ट, अगर हम बात करें यदि रक्त में आयोडीन की कमी हो जाती है, यदि रक्त में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस समय थायराइड ग्रंथि अपना आकार बड़ा कर लेती है, क्योंकि वह अधिक आयोडीन का अवशोषण रक्त में से करना चाहती है, अवशोषण रक्त में से करने का प्रयास करती है। थायराइड ग्रंथि का बड़ा आकार होना एक रोग को दर्शाता है। इस रोग को हम किस नाम से जानते हैं? एक रोग को दर्शाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गाइटर कहते हैं। गाइटर बोले तो इसका दूसरा नाम इसे हम गलगंड कहते हैं, गलगंड रोग। तो देखिए, अगर बच्चा भ्रूणीय अवस्था में है उस दौरान अगर थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन का स्रावन कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन पर डेवलपमेंट तो एक प्रकार से कम होता ही है, फिजिकल और मस्कुलर, मेंटल डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट, सारा एक प्रकार से डेवलपमेंट उसका रुक जाता है, कम हो जाता है। साथ ही साथ बच्चे के अंदर ऐसी विकृति उत्पन्न होती है, मुख बधिर बन जाता है। और इसके अलावा हम बात करें, यदि आपके थायरोक्सिन हार्मोन में या रक्त के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी हो जाने के कारण थायराइड ग्रंथि रक्त में से अधिक आयोडीन चाहती है और उस दौरान ये थायराइड ग्रंथि अपना आकार बड़ा कर लेती है, क्योंकि अधिक आयोडीन का अवशोषण कर सके। जैसे ही थायराइड ग्रंथि का आकार बड़ा होता है तो ये एक प्रकार से बड़ी और फूली हुई संरचना के रूप में हमें दिखाई देती है। इसको हम गाइटर रोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? गाइटर रोग के नाम से जानते हैं। तो ये बात होगी किसकी? हम थायरोक्सिन हार्मोन की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बनता है थायराइड ग्रंथि
एक प्रकार से कैल्शियम आयन रक्त में से वृक्क नलिका द्वारा पुनः अवशोषण में भी सहायता करती है तथा साथ में यह भोजन के पाचन के पश्चात कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायता करता है। तो ये जो बात है ये हमने किसकी पढ़ी है? ये बात हमने थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ी है, समझी है। इसकी एक खास बात और है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जड़ मानवता या अवथायराइडता देखने को मिलती है। इसमें बच्चा बोना रह जाता है। तो ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सारे हम थायराइड के इफ़ेक्ट देख रहे हैं, थायराइड किस प्रकार से फंक्शन करता है, काम करता है। अब हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्रंथि की। अब हम पैराथायराइड ग्रंथि की बात करते हैं तो यहाँ पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, हार्मोन का मोचन होता है। हार्मोन कौन सा निकलता है? पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन एक विशेष काम करता है। ये कार्य करता है, क्या कार्य करता है? देखिए, रक्त में से कैल्शियम Ca++ कैल्शियम आयनों की मात्रा को नियंत्रित करना व अवशोषण करने का कार्य करता है। तो पैराथायराइड ग्रंथि आपको पता है कहाँ स्थित होती है? डोर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। एक हार्मोन निकालती है पैराथायराइड हार्मोन। काम क्या करता है? रक्त में से कैल्शियम आयनों की मात्रा को नियंत्रित करना, वह कैल्शियम के अवशोषण में क्या करना? हेल्प करना। ये इसका काम होता है पैराथायराइड ग्रंथि का। अब हम बात करते हैं पैराथायराइड के बाद कि
अगली जो ग्रंथि पढ़ते हैं, देखिए हम मस्तिष्क की 3 ग्रंथियां पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड। पिनियल के बाद हम यहाँ पर पहुँचे थायराइड, थायराइड के बाद पैराथायराइड, और पैराथायराइड के बाद हम बात करें तो यहाँ पर हम थाइमस ग्रंथि की बात करेंगे। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो एक तो ध्यान में ये रखना है ये होती कहाँ पर है, तो इसकी पोजीशन स्थिति कहाँ स्थित होती है, स्टर्नम व फेफड़े, स्टर्नम व फेफड़े के मध्य, स्टर्नम व फेफड़े के मध्य स्थित होती है, एक पाली युक्त होती है, एक पाली युक्त होती है। इसके अलावा इसके अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, यह ग्रंथि बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था, बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था तक आकार में छोटी होती जाती है, आकार में छोटी होती जाती है एवं वृद्ध अवस्था में यह बहुत छोटी या अपहासित हो जाती है, एक तो ये बात आपको याद रखना है थाइमस ग्रंथि के बारे में। इसके अलावा बात करें थाइमस ग्रंथि के कार्य, थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, पहले हार्मोन की बात करते हैं। थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसका जो हार्मोन है उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है थाइमस ग्रंथि, थाइमोसिन हार्मोन निकालती है। कार्य क्या है, तो थाइमस ग्रंथि क्या काम करती है अगर बात करें तो देखिए, नंबर 1, यह प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सहायता करती है। नंबर 2, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के परिपक्वन में सहायता करती हैं।
सहायता करती हैं। नंबर नेक्स्ट, यह बी लिम्फोसाइट की मदद करती हैं एंटीबॉडीज बनाने में। एंटीबॉडीज बनाने में। नंबर 4, वृद्ध अवस्था में यह अवरुद्ध होने पर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। देखिए, थाइमस ग्रंथि आप सब जानते हो कहाँ होती है, स्टर्नम और फेफड़े के बीच में होती है। दूसरी बात कि ये जो ग्रंथि है बाल्य अवस्था से जैसे जैसे वयस्क अवस्था की ओर बढ़ते हैं तो थाइमस ग्रंथि का आकार छोटा होता चला जाता है। पहले ये बड़े आकार की होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है। ध्यान ये रखना है कि थाइमस जो ग्रंथि है ये एक प्रकार से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का परिपक्वन और परिवर्धन करवाती है। इसके अलावा हमारी WBC कोशिकाओं में जो बी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है? एंटीजन आने पर एंटीबॉडीज बनाती है। लेकिन उस एंटीबॉडीज को बनाने में बी लिम्फोसाइट की हेल्प कौन करती है? टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ हो रहा है? थाइमस ग्रंथि में। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि थाइमस ग्रंथि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस ग्रंथि छोटी होती चली जाती है। कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में थाइमस ग्रंथि एक प्रकार से बहुत छोटी या अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण थाइमस ग्रंथि से जो थाइमोसिन निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है और प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर हो जाता है। वृद्ध अवस्था आने तक व्यक्ति धीरे धीरे प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने से उनके अनेक बीमारियां या रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार ये थाइमस ग्रंथि या जो थाइमोसिन निकालती है और ये थाइमोसिन किस प्रकार से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। तो आज की क्लास में हमने थायराइड ग्रंथि की पूरी संरचना, उससे निकलने वाला हार्मोन कैसे एक प्रकार से परिपक्व हुआ, क्योंकि पहले वो निष्क्रिय था, निष्क्रिय से सक्रिय कैसे बना और सक्रिय बनने के बाद उसने कौन कौन से काम किए उनको हमने देखा। उसके अलावा हमने पैराथायराइड ग्रंथि और उसका हार्मोन देखा। इसके अलावा हमने थाइमस ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का नाम देखा, कहाँ होती है, क्या काम करवा रही है ये थाइमस ग्रंथि। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।